आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और फिलोसोफर के बारे में जानेंगे, इमैनुअल कांत, जिन्होंने दुनिया को बदल के रख दिया। आप सोचते होंगे कि मैं हर लेक्चर में जब भी फिलोसफर्स या सोशियोलॉजी की बायोग्राफी रिव्यू करता हूँ तो मैं बोलता हूँ इन्होंने दुनिया बदल के रख दिया। सच में दोस्तों, मैं ये बात इसलिए बोलता हूँ, एक तो ट्रिब्यूट है इन लोगों को। आज जो हमको इतनी फ्रीडम है ना, हमको आज हमारे पास डेमोक्रेसी, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। अगर भारत की बात करें, आपको पूरी फ्रीडम है ना। हम अच्छे से रह रहे हैं, ये बात तो आप मानेंगे ही। कैपिटलिज्म में कितनी भी खोट हो, लेकिन ये बात तो आप मानेंगे ही कि इस समय अभी जीने का वक्त सबसे अच्छा है ना। तो उसका जो श्रेय है ना, वो इन फिलोसफर्स को जाता है, इन सोशियोलॉजिस्ट को जाता है। इमैनुअल कांत की बात करें तो इनके फिलॉसफी को दुनिया भर ने अपनाई है। भारत में भी कांतिज्म फिलॉसफी जो है, कांतियन फिलॉसफी जो है, वो काम करती है। हम देखेंगे दोस्तों इमैनुअल कांत ने कैसे दुनिया को बदला, इनकी थ्योरीज को देखेंगे और क्या शानदार इंटरप्रिटेशन दिया दोस्तों। ठीक है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, हम इस सब के बारे में जानेंगे। एक ऐसा मैग्नम ऑपस, इतनी कमाल का इनका वर्क, जिन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह आप लेक्चर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। फेलियर टू ट्रायम्फ, गौरव सर की कमाल की किताब स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से आप प्री बुक करिए। साथ ही साथ ऐप आ गया है दोस्तों, आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, मैं यहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूं। पहले इनकी शॉर्ट बायोग्राफी देखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों इन्होंने क्या किया। ठीक है, देखिए इमैनुअल कांत की बात करें तो जर्मन फिलोसफर है। वैसे मैंने मॉन्टेस्क्यू हो गए, रूसो हो गए और बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट की बायोग्राफी रिव्यू की है। ठीक है, इनफैक्ट सोशियोलॉजिस्ट जितने भी हैं, ज्यादातर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है। इमाइल डुर्खीम हो गए, उसके बाद मैक्स वेबर हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए, ठीक है, ऑगस्ट कॉम्टे हो गए, बहुत सारे जितने भी हैं। ठीक है, अच्छा, फिलोसफी और सोशियोलॉजी ज्यादा मतलब अलग अलग नहीं है। ठीक है, आप इनको एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में देख सकते हैं। इमैनुअल कांत की बात करें दोस्तों, 22 अप्रैल 1724 को इनका जन्म हुआ था, प्रूशिया में जन्मे। ठीक है ना, आपको पता ही है कि उस समय जर्मन जो था वो प्रूशिया था। प्रूशियन एम्पायर जो है वो पूरा जर्मनी को कंट्रोल करता था, जब तक जर्मनी यूनाइट नहीं हुआ 1871 में। अब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पे भी मैंने लेक्चर लिया है, बिस्मार्क की बायोग्राफी देखिएगा। ठीक है, इनका जन्म कॉनिसबर्ग, जिनको आज कैलिनग्राड बोला जाता है, जो कि रशिया में है, वहां पे इनका जन्म हुआ, जो कि प्रूसियन एम्पायर के अंदर आता था। समझ रहे हैं। अब हम ये देखते हैं कि इमैनुअल कांत जो है ना, उनको ज्यादा एडवेंचर पसंद नहीं था। ठीक है, एडवेंचर पसंद नहीं था। आपको जान के हैरानी होगी, एक तो इमैनुअल इमैनुअल कांत ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने शादी खाली अपने काम से की। उनको साइंस पढ़ना पसंद था, उनको फिलोसफी पढ़ना पसंद था, नेचर के बारे में जानना पसंद था। अपने जीवन भर में 20 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चले होंगे। समझ रहे हैं, कुछ बंद नहीं करता था, ना म्यूजिक, ना पोइट्री, ना शायराना, सिर्फ पढ़ते रहते थे। ठीक है, रियलिस्टिक चीजों को जानते रहते थे और कुछ नहीं। तो इमैनुअल कांत का नेचर कुछ इस तरीके से था। हम देखते हैं कि ज्यादातर फिलोसफर सोशियोलॉजिस्ट ने पूरी दुनिया घूमी, लेकिन इमैनुअल कांत ने कुछ भी एक्सप्लोर नहीं किया, वो सिर्फ पढ़ते रहते थे। ठीक है ना, तो ये चीज थी। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं, इमैनुअल कांत की बात करें तो इनकी जो पढ़ाई है वो शुरू में यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिग्सबर्ग से हुई। ठीक है, वहां पे थियोलॉजी स्टूडेंट थे। देखिए कांत की बात करें तो कांत की लाइफ को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं। पहले कांत जो थे वो हुए रैशनलिस्ट, फिर हो गए वो इंपेरिसिस्ट, फिर हो गए वो, दोनों को ही उन्होंने मिला दिया। ठीक है, तो पहला फेज तो रैशनलिस्ट, दूसरा इंपेरिसिज्म, और तीसरा जो है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। ये तीसरा फेज है, दोनों को मिला दिया और ये ऐतिहासिक था। ऐतिहासिक था। 1746 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिसकी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आई, इनको पढ़ाई छोड़नी पड़ी। कुछ समय तक इधर उधर जॉब्स की, प्राइवेट ट्यूटर थे ये। ठीक है, और पैसे जुटाए, लेकिन उसके बाद फिर से ये पढ़ाई में ही लग गए और बहुत सारे पेपर्स जो है वो पब्लिश किए। ठीक है ना। अब यहां पे देख रहे हैं कि पहले तो कांत क्या थे, रैशनलिस्ट को भी उन्होंने देख लिया, एम्पेरिसिस्ट। अच्छा, रैशनलिस्ट और एम्पेरिसिज्म होता क्या, पहले मैं ये समझा दूं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको मैं आगे भी समझाऊंगा। ठीक है, हम ये देखते हैं कि रैशनलिस्ट कौन होता है। रैशनलिस्ट उस समय लीबनिज जो थे, ठीक है, ये रैशनलिस्ट आइडिया को प्रमोट करते थे और कांत इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। रैशनलिस्ट जो थे वो ये मानते थे रीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो साइंटिफिक आइडिया यहां पे एडवोकेट करने की कोशिश थी, हर एक चीज का रीजन होना चाहिए। ठीक है ना, तो रीजन एक्सपीरियंस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इंपेरिसिस्ट जो थे वो मानते थे कि देखो ऐसा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉलेज आपकी एक्सपीरियंस से ही आती है।
देखिए समझना क्या था, ज्ञान को समझना था, नॉलेज आती कहां से है। तो रैशनलिस्ट बताते थे कि नॉलेज रीजन से आती है, फैक्ट और रीजन, और एम्पिरिसिस्ट जो थे वो बोलते थे एक्सपीरियंस से आती है। आप जो आपके ह्यूमन सेंसेस है, ठीक है, ह्यूमन सेंसेस जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं, टच करते हैं, उससे आप नॉलेज ले सकते हैं। तो ये दोनों में फर्क था, एक ब्रीफ मैंने मतलब डिफरेंस बता दिया है, ठीक है। अब यहां पे कांत जो थे वो कंफ्यूज हो गए कि मैं किसको मानूं। जो एम्पिरिसिस्ट थे उनको डेविड ह्यूम लीड कर रहे थे, तो कांत उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। और जो रैशनलिस्ट थे उनको लीबनिज लीड कर रहे थे, उनसे भी कांत बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थे। तो समझ में नहीं आया, दोनों चीजें उन्होंने स्टडी कर ली। तो उन्होंने सोचा, इमैनुअल कांत ने सोचा, मैं बीच का रास्ता निकालूंगा, मिडिल पाथ इज द बेस्ट। जैसे बुद्धिज्म ने भी तो मिडिल पाथ दिया ना बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ना बहुत ज्यादा आसान, मिडिल पाथ दे दिया उन्होंने, ठीक है। मिडिल पाथ क्या होता है, रिकंसाइल। मिडिल पाथ ही तो हम खोजते हैं ना, जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो क्या मिडिल ग्राउंड खोजते हैं कि क्या करें कि दोनों को फायदा हो, कैसे दोनों को मिलाया जा सके। यही इमैनुअल कांत ने किया, समझ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों इन्होंने बहुत सारे पेपर्स लिखे। अगले 15 साल तक इन्होंने एज अ लेक्चरर काम किया, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कॉनिसबर्ग में ही इन्होंने ये रहे और वहां पे पढ़ाई भी और अपनी पीएचडी भी कंप्लीट की। और उसके बाद फाइनली 1781 में इनका मैग्नम ओपस, जो सबसे अभी तक कमाल का वर्क माना जाता है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन। दोस्तों मैंने इसकी समरी पढ़ी है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन की, पूरी किताब तो नहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हाँ 82 मतलब किताब का सार क्या है मैंने पढ़ा है। और इमैनुअल कांत को मैं पढ़ता रहता हूं। समझना इनको मुश्किल था, जब मैंने शुरू में पढ़ना शुरू में जब इनको समझना शुरू किया था, ठीक है, स्टार्टिंग में तो मुझे समझ में नहीं आते थे, लेकिन धीमे धीमे समझ में आने लगे। तो इमैनुअल कांत की बहुत सारी थ्योरीज हैं। फिलहाल हम एथिक्स की बात करेंगे। इमैनुअल कांत इन जनरल क्या बोलने की कोशिश करते हैं, हालांकि इन्होंने जजमेंट, कितने तरीके के जजमेंट्स होते हैं दोस्तों, उसके बाद ए प्रायोरी, सब बहुत सारी चीजें हैं जो इन्होंने समझाई है। अब वो तो इस लेक्चर में इंपॉसिबल होगा, लेकिन हम बात करेंगे कि इन जनरल इमैनुअल कांत क्या कहने की कोशिश करते हैं। जनरल देखिए, कोई भी फिलोसफर है वो इन जनरल, फिलोसफर या सोशियोलॉजिस्ट यही कोशिश करता है सोसाइटी को, समाज को कैसे अच्छा बनाया जाए, इंसान को कितने ज्यादा मतलब किस तरीके से इंसान की जिंदगी जो है वो अच्छी बनाई जाए, ज्ञान को कैसे लिया जाए, यही कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस होते हैं। इमैनुअल कांत ने भी यही बताया, तो अभी हम देखेंगे, समझ गए। तो उसके बाद इन्होंने पूरी हम देखते हैं कि जो अपना जीवन है वो पढ़ाई में लगाया, और ये उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, ठीक है। यूनिवर्सल नेचुरल हिस्ट्री जो कि 1755 में आया, फिर क्रिटिक ऑफ प्रैक्टिकल रीजन 1788 में, मेटाफिजिक्स ऑफ मॉरल 1797 में, क्रिटिक ऑफ जजमेंट 1790 में, और उसके बाद फिर रिलीजन पे 1793 में, और क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन तो मैंने आपको बताया ही। 1804, 80 साल के थे ये, 1804 को इनका देहांत हुआ। और इनका जो वर्क था दोस्तों, ये आगे आने वाले बहुत सारे जो सोशियोलॉजिस्ट थे, जो फिलोसफर्स थे, उन्होंने फिर कैरी किया, ठीक है। इनफैक्ट बहुत सारे देशों में इनकी थ्योरी जो है वो अप्लाई की गई। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब आया तो बहुत सारे फिलोसफर्स थे, उसमें एक थे कांत, है ना, जिनकी थ्योरी को डायरेक्टली अप्लाई किया गया। तो अब इमैनुअल कांत बोलते क्या है, ठीक है ना। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय बड़ा झगड़ा था रैशनलिस्ट और एम्पिरिसिस्ट में। ज्ञान के लिए फैक्ट जरूरी होता है, रीजन जरूरी होता है, ठीक है। और एम्पिरिसिस्ट बोलते थे एक्सपीरियंस के बिना कोई ज्ञान मिलता ही नहीं, ठीक है। अब यहां पे क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में बोलते हैं, देखो दोनों ही सेम चीज है, दोनों ही जरूरी है। इमैनुअल कांत बोलते हैं दोनों को ही हमको लेके चलना पड़ता है, आपको रीजन भी करना है और आपको एक्सपीरियंस भी लेना है। वो आपने सुनी होगी ना कहानी हाथी वाली, है ना, कि जब यहां पे चार ब्लाइंड पर्सन, चार जो अंधे लोग होते हैं, वो एक जब चिड़ियाघर में जाते हैं तो वो हाथी के अलग अलग पार्ट्स को छूते हैं और उनका अलग अलग नजरिया होता है, ठीक है। तो है तो एक तरीके का एम्पिरिसिज्म, समझ रहे हैं, और वो रीजन भी कर रहे हैं, लेकिन दोनों को, उन चारों को ये नहीं समझ में आता है कि वो क्या है। जैसे जब एक इंसान जो है वो हाथी का पैर छूता है, वो बोलता है कि तो पेड़ की डाली है, समझ रहे हैं। जब हाथी की सूंड छूटता है वो कहता है सांप है। इसी तरीके की कहानी थी ना जो हम लोग ने बचपन में पढ़ी थी, लेकिन एक्चुअली में वो एक हाथी होता है, समझ रहे हैं। तो वो कब आप उसको समझेंगे, जब आप रीजन भी करें और अपना एक्सपीरियंस भी करें, दोनों को साथ में लेके चलना होता है, तभी आपकी बुद्धि डेवलप होती है और तभी आपको नॉलेज मिलती है, आपको ज्ञान मिलता है। ये इमैनुअल कांत की सेंट्रल फिलॉसफी है,
सेंट्रल चीज जो इन्होंने मिडिल ग्राउंड इन्होंने बना दिया, और जिसकी वजह से दोस्तों बहुत सारी थ्योरीज यहीं से फिर इमर्ज होंगी, यहीं से ही निकलेंगी, है ना। कि ज्ञान के लिए आपको रीजन भी चाहिए, मतलब रैशनलिस्ट भी होना पड़ेगा और इंपेरिसिस्ट भी होना पड़ेगा, तभी आपको ज्ञान मिलेगा, तभी आपकी बुद्धि डेवलप होगी, ठीक है। और वरना फिर ये सब आप कुछ मतलब इन सब से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों ये तो ही मिडिल ग्राउंड की बात। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी जब ये मिडिल ग्राउंड को इन्होंने पकड़ा तब इन्होंने कुछ थ्योरीज दी, ठीक है। एथिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट, एथिक्स के पेपर में पूछा भी जाता है। इसको हम कांत मोरालिटी या फिर डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज के नाम से, डियोंटोलॉजी मतलब होता है, नाम क्यों नहीं बोल पा रहा हूं यार मैं, डियोंटोलॉजी मतलब होता है ड्यूटी, ठीक है। तो डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अभी इन्होंने बताया कि सही ज्ञान कब आएगा, जब आप एक्सपीरियंस भी करें और रैशनैलिटी भी आप में हो, उसमें फिर आपको मोरालिटी डेवलप करनी है। और मोरालिटी कभी आएगी, आप यही से पूरा ये आप प्योर रीजन से रिलेट करके देखिए कि जब आपके पास सही ज्ञान होगा तब आपके अंदर मोरालिटी आएगी, आप सही चीज को देख पाएंगे, समझ रहे हैं। अब डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज की बात करें दोस्तों, तो इसमें मॉरल थ्योरी इज ग्राउंडेड ऑन द आइडिया ऑफ ड्यूटी। सिंपल चीज है, जो मोरालिटी है डियोंटोलॉजिकल मतलब ही ये ड्यूटी से है कि इंसान को क्या करना चाहिए, इंसान की ड्यूटी क्या है, कौन से एक्शन हैं जो मॉरल होंगे, वो इस थ्योरी में बताया गया है। विच एक्शंस आर मॉरल, वो डियोंटोलॉजिकल थ्योरीज में बताया गया है, समझ रहे हैं। क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे आप अपनी ड्यूटी को सही परफॉर्म कर सके, वो इन थ्योरीज में बताया गया है, समझ रहे हैं। अब यहां पे दोस्तों फिर से मैं आपको पहले पॉइंट में ले चलूंगा, ठीक है। यहां पे बताते हैं कि सही ड्यूटी के लिए रैशनैलिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिविजुअल का जो रैशनल थॉट होता है, जो आप सोचते हैं, सही सोचना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे बोलते हैं कांत, जो इंसान है वो अच्छे होते हैं, है ना, इंसान जो है वो अच्छे होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे चीजें उनको खराब कर सकती हैं। और जो मॉरल ड्यूटी होती है वो आपके रैशनल थॉट का ही आउटकम होता है, आपके अच्छे एक्सपीरियंस, आपका जो रैशनल थॉट है, यहां बुरे एक्सपीरियंस की बात नहीं हो रही है, उसी से ही मोरालिटी का सही चीज का जन्म होता है, समझ रहे हैं। लेकिन इस सही चीज को करना कैसे है, ठीक है। देखिए ये ड्यूटी का मतलब क्या है। ड्यूटी का मतलब यह है कि आपको समाज को सुधारना है, आपको एक ऐसा समाज बनाना है, एक ऐसी दुनिया बनानी है जो सही हो, ठीक है, जहां पे जस्टिस मिले, जो जजमेंट हो वो प्रॉपर हो। लेकिन आप कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे, यहां पे कुछ लॉज हैं। अब दोस्तों कांत की जो मोरालिटी है उसको हम कैटेगोरिकल इंपरेटिव के हिसाब से समझाते हैं, या ही होगा, ठीक है। आई एम सॉरी यार फिर स्पेलिंग गलत हो गई, ये क्या है, लिखते लिखते कभी कभी दिक्कत हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं, या आई लगा लीजिएगा, कैटेगोरिकल इंपरेटिव होगा, ठीक है। तो कैटेगोरिकल इंपरेटिव के अंदर दो लॉ आते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि हाँ कैसे हमको ये पता चलेगा कि क्या सही है क्या नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो बात यह है कि जो इंडिविजुअल है वो रूल ऑफ कंडक्ट फॉलो करता है ना। हमारे सोसाइटी में डिफरेंट रूल्स है जो हम फॉलो करते हैं, वो फॉलो इसीलिए करते हैं ताकि किसी को हम नुकसान ना पहुंचा सके। और कांत यही बताते हैं, किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना है, यही है मेन कांतियन फिलॉसफी, है ना। नुकसान अगर आप किसी को पहुंचा रहे हैं तो वो बहुत ही गलत है। अब वो कैसे कर सकते हैं, सही ड्यूटी क्या होनी चाहिए सोसाइटी के लिए, दूसरों के लिए, आप कैसे पहचानेंगे। जरूरी नहीं है ना कि हर चीज सही ड्यूटी हो। जैसे मान लीजिए कि सरकार है, ठीक है, अब सरकार है, सरकार जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना रही है, ठीक है। जैसे ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रोलैट एक्ट लेके आई थी वो, ठीक है। बट क्या वो सही था, बिल्कुल नहीं सही था। क्या वो सही था, बिल्कुल नहीं। वहां पे जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको बिना बात के जेल में पकड़ के डाल दिया जाता था। तो सरकार ने वो लॉ तो गलत बताया था, लेकिन वो ड्यूटी थी, वो तो ड्यूटी थी ना एक तरीके से, कि जो सरकार ने बोल दिया आपको मानना पड़ेगा, सारी क्रांतिकारी गतिविधि आपको खत्म करनी पड़ेगी। तो इसीलिए इंस्टीट्यूशन का भी महत्व बहुत ज्यादा बढ़ता है। सिविक कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, इनर परफेक्शन हो गए, इन सबका महत्व बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अगर ये गलत तरीके से यूज हो रहे हैं तब फिर ये गलत है, फिर इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये चीज आप समझे। तो एक तरीके से कांत देख रहे हैं कि जो ह्यूमन इंक्लिनेशंस और उसकी ड्यूटीज के बीच में कांस्टेंट स्ट्रगल चलता रहता है। तो ये रिजॉल्व कैसे होगा, ये रिजॉल्व करने का एक ही तरीका है कि जो मॉरल एजेंट है उसको आप दूसरे पे इंप्लाई करिए। मतलब अगर दूसरा वही चीज आपके साथ करेगा तब आप कैसा फील करेंगे।
अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप हिंसा करने की सोच रहे हैं, आपको लगता है कि हिंसा करने से, जैसे टेररिस्ट है, ठीक है, अब टेररिस्ट है, तो टेररिस्ट क्या है, आतंकवादी क्या करते हैं, आतंकवादी लोगों को मारते हैं। अब कांत कहते हैं, वो कांतियन फिलोसफी के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, ठीक है। टेररिज्म जो है वो सबको बताते हैं कि मारो, खत्म करो, क्योंकि इसी से ही धर्म स्टैब्लिश होगा, इसी से ही एक नया समाज बनेगा और ये सब कुछ अच्छा होगा, है ना। लेकिन दोस्तों, अगर उनकी फैमिली को कोई मारेगा तो टेररिज्म जो है, जो टेररिस्ट है, वो बहुत ज्यादा दुखी होंगे। वही चीज अगर उनकी फैमिली के साथ होगा, उनके साथ होगा, तो वो गलत कहेंगे। और वो दूसरों के साथ जो करते हैं, तब सब कुछ जस्टिफाइड है। कहने का मतलब यह है कि जो आप कर रहे हैं अपने ऊपर लेके देखिए, अगर वो सही है तो इसका मतलब दैट इज मॉरल एजेंट, दैट कुड बी दी परफेक्ट ड्यूटी। जैसे आप दान कर रहे हैं, जैसे आप चैरिटी कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अब चैरिटी अगर आप कर रहे हैं, दूसरों को आप दान दे रहे हैं, तो यह भी एक अच्छी ड्यूटी है। लेकिन यह भी आप देखिए कि अगर आपको कोई चैरिटी दे रहा है तो वो ठीक है कि नहीं, मतलब आप उसको सही से ले पा रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं। तो ये चीज है। सिमिलर सर्कमस्टेंसेस में, ठीक है, सेम सर्कमस्टेंसेस में अगर आप को बेनिफिट हो रहा है किसी और की ड्यूटी से, तो वो ड्यूटी आप कर सकते हैं दूसरे के लिए। समझ रहे हैं कि नहीं आप जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम जजमेंट, हालांकि जजमेंट पर भी मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, इस तरीके से हम जज कर सकते हैं। इसी में दोस्तों आता है, इसी को थोड़ा और एक्सटेंड करके यहां पे दो लॉ दिए जाते हैं कैटेगोरिकल इंपरेटिव के अंदर। एक है कांत का यूनिवर्सल लॉ, ठीक है। कांत का यूनिवर्सल लॉ बोलते हैं कि हर किसी को जो सिविक, जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है, जो इनर ड्यूटीज है, इनर ड्यूटीज कहने का मतलब है जो इंपॉर्टेंट ड्यूटीज हैं, ठीक है, जिससे इंसानियत बढ़े, सबका भला हो, वो फॉलो करनी चाहिए, और वो यूनिवर्सल इन नेचर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन वो यूनिवर्सैलिटी डिपेंड करती है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे एक स्कूल में एग्जाम हो रहा है ना, एग्जाम हो रहा है ना। अब एक इंसान है ना, एक इंसान है, मतलब एक स्टूडेंट है, उसने कुछ पढ़ाई नहीं की, कुछ भी नहीं पढ़ाई की है। अब वो क्या कर रहा है, उस एग्जाम को देगा, उस एग्जाम को देगा, वो उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की है ना। लेकिन क्या है कि बड़ा इंटेलिजेंट लड़का है, पढ़ाई नहीं की है, लेकिन पास होना उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर पास नहीं होगा तो उसको कोई कहीं जॉब नहीं मिलेगी। अब रूल्स एंड रेगुलेशन क्या कहते हैं, आप चीटिंग नहीं करेंगे, आप बिल्कुल भी चीट नहीं करेंगे। लेकिन वो इंसान चीट कर रहा है, हो सकता है वो इंसान चीटिंग करे, हो सकता है जब उसके ऊपर बात आ जाए तो वो जो उसकी नैतिकता है उसको तोड़ दे और चीटिंग करे। लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन तो अलग है, गलत कह रहे हैं, तो ये तो गलत हो गया। अब क्या ये जो इसकी ड्यूटी है, इसने चीटिंग की, क्या ये दूसरों को बताएगा? नहीं बताएगा। ये यूनिवर्सल कैसे हो गया? ये तो गलत हो गया। तो यूनिवर्सल लॉ यूनिवर्सल होना चाहिए अगर वो ड्यूटी रैशनल है, समझ रहे हैं। तो कांत का यूनिवर्सल लॉ ये कहता है कि अगर जो उसका एक्शन है दैट इज बेस्ड ऑन रूल, अगर उसका जो मॉरल एजेंट है वो रैशनली एक्ट करता है, दैट इज बेस्ड ऑन रूल एंड दैट रूल इज जस्टिफाइड, तब वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। अदरवाइज यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जैसे एग्जांपल, जैसे आप चोर का एग्जांपल ले लीजिए, मैंने बहुत सारे एग्जांपल पढ़े हैं दोस्तों, कि जैसे अब एक इंसान है ना, अब उसको, वो बहुत गरीब है, बहुत ज्यादा गरीब है ना। अब उसको पैसे की सख्त जरूरत है, तो वो चोरी करेगा, ठीक है। वो चोरी, उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं, वो चोरी करेगा, डाका डाले, हो सकता है कत्ल भी कर दे। तो अगर दोस्तों ऐसा हो रहा है तो वो क्या जस्टिफाइड है? बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन फिर भी वो करेगा, है ना। उसके बाद दोस्तों आप ये टेररिस्ट का भी एग्जांपल ले सकते हैं। जो टेररिस्ट है, जो आतंकवादी है, वो बोलते हैं कि हम लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या वो जस्टिफाइड है? उससे तो लोगों की जान जा रही है, बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो वो तो यूनिवर्सल लॉ होगा नहीं, वो तो यूनिवर्सल इन नेचर हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद दोस्तों बताते हैं दूसरा जो लॉ है, दूसरा लॉ ये बताते हैं कि लोगों को अपने एंड्स के लिए ट्रीट करो, मीन्स के लिए नहीं। एक्ट सो एज टू ट्रीट पीपल ऑलवेज एज एंड्स इन देमसेल्फ, नेवर एज मियर मीन्स। लोगों का फायदा उठाना अपने बेनिफिट के लिए इज रॉन्ग, इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड, ठीक है। तो ये अब इस कैटेगोरिकल इंपरेटिव को पूरा करने के लिए, है ना, वो कुछ बताते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है। जैसे चोरी मत करो। कांत बताते हैं कि बिल्कुल चोरी नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये मॉरली इट इज नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। तो ये अच्छा मॉरल एजेंट नहीं है, यूनिवर्सैलिटी इससे प्रॉब्लम में आएगी। दूसरों को हार्म मत पहुंचाओ, बिल्कुल दूसरों को हार्म मत पहुंचाओ, ठीक है। दूसरों के लिए काइंड रहो, ऑलवेज काइंड टू अदर्स,
और झूठ मत बोलो। तो ये कैटेगोरिकल इंपरेटिव में आएगा। अब ये आप देखेंगे दोस्तों कि बहुत सारे धर्म भी यही बोलते हैं, जैनिज्म भी यही बोलता है। जैनिज्म और कांत को तो आप बिल्कुल इसमें समानता देख सकते हैं। जैनिज्म भी तो अनेकांतवाद की बात करता है कि तुम्हारा मत भी सही है, हमारा मत भी सही है, सब कुछ सही है। एकांतवाद में अनेकांतवाद की बात करता है, जितनी रियलिटीज है सब सही है, वो आप उनके पर्सपेक्टिव से सही है। और कांत भी यही बोलते हैं, कांत ने भी मिडिल पाथ दिया, आपका मत भी सही है, रैशनलिज्म भी सही है और एम्पिरिसिज्म भी सही है, लेकिन सबको कंबाइन करके हमको सोसाइटी को अच्छा करना पड़ेगा, हमको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? ये कांत के कुछ एथिक्स थे। ठीक है, अब इस पे बहुत बड़ा डिस्कशन हो सकता है दोस्तों। फिलहाल मैं अपने लेक्चर को यहीं तक ही सीमित कर रहा हूं। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको कुछ भी सवाल पूछने हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पे, मैं थोड़ा सा लेट रिप्लाई दोस्तों इसलिए करता हूं क्योंकि मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं रहता, मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, लेकिन 2-3 दिन के बाद मैं कर देता हूं। ठीक है देर सवेरी सही, लेकिन मैं कर देता हूं। तो आप मेरे फेसबुक पेज पे पूछिएगा, पेज पे मैं एक दिन के अंदर अंदर कर देता हूं। प्रोफाइल पे दोस्तों वो मैसेज, मेरी लिमिट भी एग्जॉस्ट हो गई है, तो मैसेज में वो पेंडिंग देख भी नहीं पाता। ठीक है, तो बेटर है कि आप पेज पे सवाल पूछें। ठीक है, अब ये एक ओवरव्यू था, ठीक है, कि इमैनुअल कांत क्या कहना चाहते हैं। तो अब जब आप इमैनुअल कांत को पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।